नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेज में। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मारवाड़ राठौड़ वंश के उत्तराधिकारियों के बारे में। यानी कि साथियों, आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई राव चंद्रसेन के जो उत्तराधिकारी होते हैं इस वंश में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, हमने देखा कि भाई राव चंद्रसेन के बारे में हमने पिछली क्लास में कवर किया था, जो कि एक तरीके से बहुत ही प्रतापी शासक होते हैं, बहुत ही वीर शासक होते हैं और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। साथियों, उन्होंने मुगलों की अधीनता ना स्वीकार करते हुए पूरे जीवन को एक तरीके से उनके खिलाफ झोंक दिया था, उनके खिलाफ एक संघर्ष में या फिर उनके खिलाफ एक लड़ाई में झोंक दिया था। साथियों, उनके पश्चात में शासक बनते हैं उन्हीं के बड़े भाई, यानी कि साथियों वह तीसरे नंबर के संतान थे अपने पिता की। और साथियों, उनकी मृत्यु के पश्चात में उनके बड़े भाई साथियों यानी कि दूसरे नंबर की संतान मोटा राजा उदय सिंह शासक बनता है साथियों मारवाड़ क्षेत्र का। साथियों, मारवाड़ क्षेत्र में इन्होंने यानी कि जब शासक बने थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। साथियों, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए इन्होंने अपना शासन का संचालन किया था और कहा जाता है कि साथियों इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगल जो एक तरह से साथियों राजकुमार था जहांगीर सलीम साथियों उसके साथ में संपन्न भी किया था। साथियों देखिए, आगे जानकारियां हमारे लिए बनती है कि भाई मोटा राजा के पश्चात में हमारे इतिहास में सूर सिंह और गज सिंह प्रथम दो शासक आते हैं साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। उनके बारे में हमने पूरी डिटेल में साथियों पिछली क्लास में जानकारियां कवर कर ली है। साथियों देखिए, जो हमने बताया था गज सिंह इनसे यानी कि इनके पश्चात में आएगा साथियों सूर सिंह, और सूर सिंह के पश्चात में आता साथियों गज सिंह। अब देखिए साथियों, गज सिंह के दो संतानें होती है, जिनमें से एक संतान हमारे लिए निकल कर आती साथियों महाराजा जसवंत सिंह, और साथियों दूसरी संतान हमारे लिए होती है मारवाड़ की जो अमर सिंह राठौड़, जो कि साथियों हमारे नागौर के शासक बनते हैं। साथियों, हम वापस से स्टार्ट करेंगे इनके पिता से यानी कि गज सिंह से। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कि भाई गज सिंह शासक बनता है। गज सिंह की दो संतानें हुआ करती थी। साथियों, बड़ी संतान कौन सी है? तो बड़ी संतान हमारे हैं अमर सिंह राठौड़। परंतु साथियों, गज सिंह ने अपनी रानी का साथियों नाम है अनारा बेगम। देखिए, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर उन्होंने एक तरीके से अमर सिंह को शासक ना बनाकर साथियों महाराणा जसवंत सिंह को शासक बनाया था। तो साथियों, जानकारियां हम आज यहाँ पर जसवंत सिंह के बारे में कवर करेंगे। इनसे पहले के जो भी शासक थे साथियों, उनके बारे में हमने पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर इस क्लास में अध्ययन कर लिया है। साथियों, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि भाई यह कौन थे। तो साथियों, इनका बेसिक परिचय हम कवर करते हैं। देखिए, यह गज सिंह का छोटा पुत्र वह उत्तराधिकारी है। साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई ये महाराजा गज सिंह प्रथम के छोटे पुत्र हैं और उत्तराधिकारी हैं। साथियों, बड़े पुत्र कौन है? तो बड़े पुत्र हैं महाराजा अमर सिंह। तो साथियों, अमर सिंह के बारे में हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि साथियों ये मुख्य धारा से यह जुड़े हुए हैं। साथियों, अमर सिंह को एक तरीके से गज सिंह ने अपनी महारानी अनारा बेगम के कहने पर राज्य से पृथक कर दिया था और उन्हें छोटा सा साथियों एक परगाना, जो कि नागौर का परगाना था साथियों, नागौर की रियासत थी, वह सौंपकर उन्हें मारवाड़ से अलग कर दिया था। तो साथियों, इसीलिए यह मुख्य धारा से यह जुड़े हुए हैं। जोधपुर के शासक जो अपने जसवंत सिंह बनते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, आपको जानकारियां कवर हो चुकी होंगी भाई गज सिंह का यह छोटा पुत्र है और यह उत्तराधिकारी भी बनता है। साथियों, जानकारियां और भी आगे बनती हैं कि देखिए, इनका नाम पहले शुरुआत में हुआ करता था मात्र जसवंत सिंह। इनका नाम होता था मात्र जसवंत सिंह प्रथम। साथियों, यहाँ पर जानकारियां मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां हैं। प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि साथियों आपके अन्य साथी भी, आपके अन्य प्रियजन भी आपके साथ में बनकर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ जो कि मैं प्रदान कर रहा हूँ आप सभी को, वो भी ले सकें या फिर इस क्लास का वे लोग भी आनंद उठा सकें। तो साथियों, आइए जुड़ते हैं वापस क्लास से। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आप सभी के लिए, शाहजहां ने महाराजा की उपाधि प्रदान करी। तो साथियों, आप जान सकते हैं कि भाई मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इन्हें एक तरीके से जो महाराजा की साथियों उपाधि थी यह प्रदान करी थी। साथियों, इस उपाधि से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो कि मैं आपको देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है साथियों कि भाई जो एक तरीके से यह महाराजा की उपाधि थी, यह किसने दी थी, किसको दी थी? तो साथियों शाहजहां ने दी थी और मारवाड़ के जसवंत सिंह को प्रदान करी थी। साथियों, कहा जाता है कि भाई महाराजा जसवंत सिंह इस उपाधि को ग्रहण करने वाले मारवाड़ के पहले शासक थे। साथियों, मारवाड़ का पहला शासक है, एग्जाम में कई बार बना हुआ भी ये क्वेश्चन कि भाई मारवाड़ का पहला शासक ऐसा कौन सा है जो कि शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि ग्रहण करता है? तो साथियों, आंसर होगा हमारा जसवंत सिंह, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह साथियों पहले शासक हैं जो कि महाराजा की उपाधि ग्रहण करते हैं साथियों मुगलों के द्वारा।
अब देखिए साथियों, जानकारियां हमने यहाँ पर कवर करी हैं उपाधि के बारे में। अब उसके पश्चात में हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं इनकी रचनाओं के बारे में। साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई जसवंत सिंह एक शासक होने के साथ में, एक प्रतापी शासक होने के साथ में एक बेहतरीन रचनाकार भी था या फिर एक बेहतरीन लेखक भी था। तो साथियों, जानकारियां यहाँ पर कवर करते हैं कि भाई जसवंत सिंह के द्वारा कौन कौन सी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर एग्जाम के नजरिए से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। तो देख सकते हैं साथियों, भाई आनंद विलास और भाषा भूषण, और साथियों अगली जो रचना है, तीसरी रचना यानी कि प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार। साथियों 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इनके द्वारा रची गई थी। एक बार उनका नाम फिर से हम यहाँ पर कवर करते हैं। रचनाओं में भी आनंद विलास, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार और साथियों जो चौथी रचना है हमारी प्रबोध चंद्रोदय। तो यानी कि इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं भी करी गई थी। साथियों ये रचना की दृष्टि से भी एक निपुण शासक था और यह लेखन कार्य और जो एक तरीके से जो कवि का साथियों काम होता है उसके अंतर्गत भी यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से निपुण थे। साथियों जानकारियां आगे बढ़ती हैं। देखिए यहाँ पर हमने जानकारी ली कि भाई इनके उपाधि के बारे में, फिर इसके पश्चात में करी थी इनकी रचनाओं के बारे में। साथियों इसके पश्चात में हम बात करेंगे इनके द्वारा निर्माण कार्यों के बारे में, या फिर इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए थे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि भाई इन्होंने किस किस चीज़ों की स्थापना करी थी। तो देखिए साथियों यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं भाई जोधपुर में राई का बाग महल। देखिए साथियों पहली चीज निकल कर आती है भाई जोधपुर में राई का बाग महल का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। साथियों ये वही राई का बाग महल है जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती की अंत में यानी कि पश्चात में मृत्यु भी होगी। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती एक समय जोधपुर क्षेत्र में आते हैं और वो राई का बाग महल में कुछ समय के लिए विश्राम कर रहे थे। तो वहां पर साथियों राई का बाग महल में स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि साथियों आर्य समाज के संस्थापक हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों जानकारियां हम आगे कवर कर लेंगे। अब देखिए पहली चीज यहाँ पर निकल कर आई है जोधपुर में राई का बाग महल। साथियों कई बार एग्जाम्स में बना है कि भाई यह महल कहाँ पर बना है, तो आपको आंसर देना होगा जोधपुर में। साथियों इसके पश्चात में एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कागा उद्यान। तो देखिए साथियों कागा उद्यान भी जसवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया। अब साथियों अगली चीज आती है शेखावत जी का तालाब। शेखावत जी का तालाब साथियों जोधपुर का एक प्रमुख तालाब है, तो उसका निर्माण भी अपने जसवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। साथियों तथा के मैंने लिखा है यानी कि अन्य ओर में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नगर की स्थापना भी जसवंत सिंह के द्वारा करी गई थी। साथियों जानकारियां हमें आगे प्राप्त होगी कि भाई जसवंत सिंह, एक आप सोच रहे होंगे कि भाई जसवंत सिंह जोधपुर का शासक है और इसने औरंगाबाद साथियों जो कि महाराष्ट्र में है, इसके निकट में जसवंतपुरा नगर कैसे बसाया होगा। तो देखिए साथियों मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई मुगलों के अधीन साथियों ये रहते थे और मुगलों ने इन्हें महाराजा शिवाजी का दमन करने के लिए एक तरीके से महाराष्ट्र भेजा था। तो साथियों वहां पर इन्होंने औरंगाबाद के निकट जब ये जा रहे थे तो रास्ते के अंतर्गत अपने विश्राम के लिए एक तरीके से जसवंतपुरा नगर की स्थापना करी थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट जसवंतपुरा नगर भी बसाया था। तो साथियों इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, मैंने आपके लिए हर सेक्टर से साथियों जो भी इनके बारे में जानकारी थी, जो भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है हमारे एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से साथियों, वो मैं सभी आपके लिए यहाँ पर इकट्ठी करके लाया हूँ। तो प्लीज साथियों मुझे आशा है जानकारियां आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि साथियों आपके अन्य साथी भी इस क्लास का आनंद उठा पाएं। साथियों जुड़ते हैं आगे की जानकारियों के लिए। तो देखिए अब देखिए बात करेंगे हम इनके दरबारी कवि और लेखकों के बारे में। तो साथियों दरबारी कवि और लेखकों में आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। भाई नरहरि दास। साथियों नरहरि दास राजस्थान के एक प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख रचनाकार हैं। इनके द्वारा बहुत सी बेहतरीन साथियों रचनाएं करी गई थी। अगर साथियों बात करते हैं हम उन रचनाओं के बारे में, तो देखिए साथियों मैं आपको बताता हूं कि भाई नरहरि दास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई थी। तो साथियों अवतार चरित्र, रामचरित्र तथा नरहरि अवतार कथा, जो कि 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वह कि नरहरि दास के द्वारा रचित करी गई थी। साथियों अगले शासक निकलकर माफ कीजिएगा अगले जो लेखक आते हैं, अगले दरबारी आते हैं, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं। तो साथियों कौन है, हमारे महणोत नैणसी। साथियों महणोत नैणसी के बारे में हमने पूरी एक क्लास कवर करी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप लिखिए अपने सर्च बॉक्स में जाकर महणोत नैणसी ऑनलाइन स्टडी ORG। तो साथियों आपको महणोत नैणसी के बारे में पूरी डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर एक क्लास प्राप्त होगी साथियों, जो कि आपको महणोत नैणसी के शुरुआत से लेकर उनके अंत तक सारे जो भी साथियों बेहतरीन और साथियों जो भी मतलब जो साधारण कार्य करे गए थे वह आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों प्लीज आप उसे देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। साथियों आगे बात करते हैं दलपति मिश्र तथा सूरज मिश्र। साथियों सूरज होगा, यहाँ पर मैंने सूरज लिख दिया है तो मैं इसे सुधार करता हूँ। देखिए सूरज जी, तो देखिए दलपति मिश्र और सूरज मिश्र साथियों 2 जो 4 प्रमुख व्यक्ति को मैंने बताया है वे नरहरि दास,
मोहम्मद नैन्सी, दलपति मिश्र और सूरज मिश्र, जो कि साथियों इनके दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे। तो साथियों इन्हीं के अधीन रहकर, यानी कि इन्होंने, इन सभी व्यक्तियों ने जसवंत सिंह के अधीन रहकर अपनी रचनाओं का सर्जन किया था। साथियों आपको मोहम्मद नैन्सी के बारे में जानकारी में देता हूं। तो देखिए, जब यह शिवाजी का दमन करने के लिए महाराष्ट्र गए थे, तो साथियों रास्ते में वापस जाते समय ही बात हो रही है, जाते समय मोहम्मद नैन्सी और साथियों इनके भाई जो कि साथ में थे, इन्हीं के साथ में, तो साथियों इनके मध्य में और जसवंत सिंह के मध्य में कुछ विवाद होता है। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई एक तरफ तो मोहम्मद नैन्सी है और दूसरा एक तरफ उसका भाई है, माफ कीजिएगा, दोनों भाई एक तरफ हैं और जसवंत सिंह साथियों अलग हैं। तो साथियों दोनों पार्टियां दो धड़ों में बढ़ जाती हैं और किसी वैचारिक मतभेद के कारण साथियों जसवंत सिंह इन दोनों भाइयों को वापस से, यानी कि बीच रास्ते से ही वापस जोधपुर के लिए रवाना कर देते हैं। तो साथियों जोधपुर आते समय कुछ मामले में पता नहीं क्या होता है रास्ते के अंतर्गत, परंतु कुछ अज्ञात ऐसी घटना होती है कि भाई इन दोनों भाइयों की, मोहम्मद नैन्सी और उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। तो साथियों जानकारियां हमारे को इतिहास की क्लास में आगे मिल जाएगी। आप अगर साथियों मोहम्मद नैन्सी के बारे में जानकारी कवर करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको वह पूरी जानकारियां मैं आपको यहाँ पर प्रदान कर दूंगा। साथियों आगे बात करते हैं जसवंत सिंह के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। साथियों अब बात करेंगे हम धर्मत युद्ध के बारे में। देखिए एक प्रमुख युद्ध साथियों धर्मत का युद्ध। साथियों आपको पता है कि भाई मुगलों के मध्य में हमेशा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ करता था, यानी कि भाई कौन सा शासक किस शासक की मृत्यु के पश्चात में उत्तराधिकारी बनेगा। तो साथियों हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य में उत्तराधिकार का साथियों युद्ध होता है। तो देखिए साथियों दारा शिकोह के समर्थन में आते हैं हमारे जसवंत सिंह, क्योंकि साथियों शाहजहां के द्वारा इन्हें, देखिए शाहजहां के पुत्र हैं दारा शिकोह और औरंगजेब। तो साथियों शाहजहां ने एक तरीके से इन्हें उपाधि दी थी महाराजा की। तो साथियों शाहजहां किसका समर्थन कर रहा था? दारा शिकोह का। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए शाहजहां दारा शिकोह का समर्थन कर रहा है और साथियों जसवंत सिंह शाहजहां के अधीन रह रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने भी दारा शिकोह का समर्थन किया। तो साथियों दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में एक युद्ध होता है उज्जैन के निकट में साथियों धर्मत नामक स्थान पर। तो साथियों उसकी डेट क्या है? तो उसकी सन साथियों मैंने यहाँ पर लिखी है 1658 ईस्वी में यह युद्ध होता है, दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के मध्य में होता है। साथियों जसवंत सिंह ने इस युद्ध में एक तरीके से दारा शिकोह का साथ दिया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया तथा औरंगजेब की विजय इस युद्ध में होती है। तो साथियों आपको देख सकते हैं कि भाई दारा शिकोह थोड़ा सा कमजोर पड़ता है इस युद्ध में और औरंगजेब साथियों जो कि उसकी सेना थोड़ी बड़ी होती है, उसकी विजय हो जाती है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इस युद्ध के अंतर्गत औरंगजेब की विजय होती है, ताकि दारा शिकोह का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। साथियों जसवंत सिंह एक समय की बात होती है भाई दारा शिकोह के साथ में कुछ मतभेद होने के कारण इसी युद्ध के समय में साथियों जोधपुर लौट आते हैं। तो साथियों जब युद्ध चल रहा था और जसवंत सिंह युद्ध में मैदान को छोड़कर एक तरीके से जोधपुर लौट आए थे। तो साथियों जब वह दुर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर हाड़ी रानी ने उनका दरवाजा नहीं खोला। तो साथियों हाड़ी रानी से जब बातचीत हुई इनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई यह राजपूत का धर्म नहीं है कि वह युद्ध के मैदान में किसी के साथ में विश्वासघात करते हुए उसे अकेला छोड़ आना है। तो साथियों इसी चीज से प्रभावित होकर वापस से जसवंत सिंह लौटते हैं और धर्मत पहुंचते हैं उज्जैन के अंतर्गत। साथियों वह युद्ध करते हैं परंतु इनकी हार यहाँ पर लिखी हुई थी, नियति ने इनकी हार फिक्स कर रखी थी। तो इसी चीज की वजह से उन्हें हार की प्राप्ति होती है और साथियों हारने के पश्चात में यह पुनः जोधपुर लौट आते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अब देखिए धर्मत का एक तरीके से नाम बदल दिया जाता है साथियों, और इस युद्ध के पश्चात में औरंगजेब ने साथियों एक तरीके से फतेहाबाद इसका नाम कर दिया। तो साथियों आपको जानकारियां कई बार मिलती हैं, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई किस युद्ध के पश्चात में धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया गया था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई धर्मत का युद्ध जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था 1658 ईस्वी के अंतर्गत। तो साथियों इस युद्ध के पश्चात में फतेहाबाद नाम कर दिया गया था धर्मत का। साथियों अगर आप नोट करना चाहें भाई धर्मत स्थान कहाँ पर है, तो साथियों यह उज्जैन के निकट एक स्थान है धर्मत, जिसका नाम बदलकर पश्चात में फतेहाबाद कर दिया गया था। साथियों आगे जानकारी बनती है, देखिए 1658 ईस्वी के जो युद्ध हुआ था इसके अंतर्गत औरंगजेब की विजय हो चुकी है। साथियों अगला युद्ध होगा उत्तराधिकार का, ये जिसके अंतर्गत भी हमारे को जसवंत सिंह की भूमिका देखने को मिलेगी। तो साथियों अगला युद्ध होता है 1659 ईस्वी के अंतर्गत। साथियों ये कहाँ पर होता है, तो दोराई के अंतर्गत। साथियों दोराई कहाँ पर है, तो वर्तमान साथियों अजमेर क्षेत्र में जो दोराई स्थित है। तो साथियों अजमेर क्षेत्र में आप इसे नोट कीजिए कि भाई वर्तमान अजमेर जिला जो साथियों है ख्वाजा मौजूद चिश्ती की साथियों विश्व प्रसिद्ध दरगाह भी अजमेर में ही स्थित है। साथियों अजमेर में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि तारागढ़ का किला है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, अपने
आना सागर झील साथियों है। और साथियों किशनगढ़ के अंतर्गत आपको पता है कि भाई किशनगढ़ भी अपने राठौड़ वंश की एक तरीके से एक शाखा भी हुई थी। साथियों मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह के द्वारा इसकी 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना करी जाती है, जहां से मैं आप सभी के साथ में रूबरू हो रहा हूं। साथियों जानकारियां आगे वापस से लौटते हैं हमारे युद्ध की ओर। तो देखिए 1659 ईस्वी के अंतर्गत दोराई का युद्ध होता है साथियों। दोराई वर्तमान में कहां पर है? तो साथियों दोराई वर्तमान में हमारे अजमेर जिले में आता है। साथियों दारा शिकोह और औरंगजेब के वर्षज होता है, यानी कि मध्य में होता है। अब साथियों इस युद्ध के अंतर्गत जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया था कि भाई शाहजहां का प्रिय पुत्र था दारा। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए जसवंत सिंह हर जगह हर स्थान पर हर युद्ध के अंतर्गत दारा का साथ देते हैं। और साथियों इस युद्ध के अंतर्गत भी औरंगजेब की विजय होती है। साथियों पिछले युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई थी, अब देखिए दूसरे युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हो चुकी है। अब साथियों देखिए औरंगजेब भी एक तरीके से दारा से अपने जसवंत सिंह के प्रति एक नजरिया बनाता है कि भाई यह शासक भी अपने पिताजी का साथ देता है, अपने छोटे भाई का साथ देता है। तो साथियों इसी चीज से देखते हुए औरंगजेब भी अपने जसवंत सिंह से नाराज रहने लगता है। साथियों जानकारी हम आगे कवर करेंगे कि भाई कौन सा एक जो नाराजगी थी वह उसने किस प्रकार से व्यक्त करी थी। तो साथियों एक कथन होता है जो कि हम आगे जानकारी लेंगे भाई वह कथन किसके द्वारा कहा गया था और कब कहा गया था। तो साथियों देखिए 1659 ईस्वी देवराय घाटी का युद्ध। अब देखिए साथियों यहाँ पर जसवंत सिंह की कोई भूमिका नहीं है, परंतु हम फिर भी इसे कवर कर रहे हैं कि 1659 ईस्वी में देवराय घाटी के युद्ध में औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है और साथियों यह उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध होता है। साथियों इस युद्ध में आप कह सकते हैं कि मैं दारा शिकोह पराजित होता है और औरंगजेब एक तरीके से साथियों बादशाह बन जाता है हिंदुस्तान का। तो साथियों अब देखिए शाहजहां के पश्चात में अगला बादशाह बनता है हमारा औरंगजेब। तो साथियों औरंगजेब के अब देखिए औरंगजेब के अधीन ऑटोमेटिकली जसवंत सिंह साथियों जो कि शासक के अधीन था, तो वह ऑटोमेटिकली औरंगजेब के अधीन आ चुका है। अब साथियों आप देख सकते हैं कि भाई मुगलों के आदेश पर यानी कि औरंगजेब के आदेश के ऊपर जो साथियों शिवाजी का दमन करने के लिए इसे महाराष्ट्र जाना पड़ता है। साथियों औरंगाबाद जाता है, कौन जाता है? तो जसवंत सिंह। किसने भेजा था? तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब ने आदेश दिया कि भाई आप मेरे आदेश के अनुसार महाराष्ट्र जाइए साथियों, और वहां पर जो शिवाजी हैं महाराजा शिवाजी मराठा साथियों मराठा सेनापति या फिर मराठा जो शासक हैं उसका दमन करके आइए। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मराठाओं के का दमन करने के लिए मुगलों के आदेश पर हमारे जो साथियों जसवंत सिंह हैं यह महाराष्ट्र गए थे और साथियों वहीं पर इनके द्वारा औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नगर की स्थापना भी करते हैं। साथियों आगे जानकारियां हमारे लिए बनती है कि भाई औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया था। साथियों काबुल में ही इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु कहां पर होती है साथियों? आप कह सकते हैं कि भाई जामरूद नामक स्थान पर। साथियों काबुल देखिए बात करते हैं, वापस से लौटते हैं पीछे की ओर। तो साथियों देखिए काबुल भेजा था, तो काबुल किसने भेजा? तो औरंगजेब ने भेजा। साथियों औरंगजेब का काबुल क्षेत्र पर अधिकार था तत्काल में, तो साथियों इसीलिए वह एक तरीके से काबुल का सूबेदार नियुक्त करता है। किसे? तो साथियों जसवंत सिंह को सूबेदार नियुक्त करता है। अब साथियों देखिए जसवंत सिंह जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनकी मृत्यु होती है। साथियों मृत्यु किस स्थान पर होती है? तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकी मृत्यु होती है जामरूद नामक स्थान पर। तो साथियों एक जानकारी मैंने आपको प्रदान करी है। अब देखिए साथियों जामरूद नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होने के पश्चात में जिस प्रकार से समाचार लगते हैं दिल्ली में बैठे औरंगजेब को, तो साथियों औरंगजेब कहता है कि भाई आज कुफ्र का विरोध का दरवाजा टूट गया, यानी कि आज कुफ्र विरोध का दरवाजा टूट गया। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर है कि भाई आज कुफ्र विरोध का दरवाजा टूट गया। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था हमारे औरंगजेब के द्वारा। अब साथियों औरंगजेब ने यह कथन क्यों कहा? तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारे जसवंत सिंह थे उन्होंने हर युद्ध में एक तरीके से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसी चीज़ को देखते हुए औरंगजेब ने कहा कि भाई आज मेरे धर्म का या फिर मेरा विरोध का दरवाजा है जो कि टूट चुका है और अब मैं बिल्कुल खुलेआम किसी भी प्रकार से कार्य कर सकता हूँ। तो साथियों आपका इसका अर्थ निकल सकता है कि भाई एक तरीके से मेरा धर्म विरोधी जो समाप्त हो चुका है। तो यह कथन कहा था औरंगजेब ने, और कब कहा था? तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई जसवंत सिंह की मृत्यु के अवसर पर औरंगजेब के द्वारा यह कथन कहा गया था। साथियों आगे जानकारी हमारे लिए बनती है कि भाई देखिए इनकी मृत्यु तो काबुल में हुई थी, परंतु साथियों इनका उत्तराधिकारी आता है, साथियों इनका पुत्र आता है अजीत सिंह, जो कि साथियों एक तरीके से जसवंत थड़ा जो कि साथियों शाही शमशान है राठौड़ों का, जो कि हमारे जसवंत अपने जोधपुर क्षेत्र में स्थापित है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई जोधपुर में जसवंत थड़ा जो कि साथियों जसवंत सिंह की याद में बनवाया गया था, जो शाही शमशान है साथियों उसकी स्थापना करता है अजीत सिंह। अब साथियों अजीत सिंह कौन है? तो अजीत सिंह साथियों जसवंत सिंह का पुत्र है। तो साथियों इस प्रकार से अजीत सिंह के द्वारा जोधपुर क्षेत्र में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया। साथियों जसवंत थड़ा क्या है? तो आप कह सकते हैं कि भाई यह जसवंत सिंह की याद में बनाया गया एक शाही शमशान है। साथियों एग्जाम में इस जसवंत थड़ा से कई बार हजारों बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो प्लीज आप इसे भी नोट कीजिए। एक बेहतरीन जानकारी है
है जो कि मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब साथियों मैंने आपको बताया है कि भाई अजीत सिंह जसवंत सिंह के पश्चात में शासक बनता है। साथियों ये बड़ी आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सोचते होंगे कि भाई यानी कि इनकी मृत्यु हुई होगी, अब यहाँ पर औरंगजेब ने इसे शासक बना दिया गया होगा। साथियों यहाँ पर इसके बीच में बड़े 30 सालों के लगभग एक तरीके का साथियों संघर्ष होता है, जो कि 30 सालों का साथियों संघर्ष होता है। यह लड़ते हैं एक तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़। साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो जब इनकी मृत्यु होती है, यानी कि जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है, तो साथियों इनकी मृत्यु के एक दिन, माफ कीजिए अगले साल ही जब यहाँ पर जन्म होता है अजीत सिंह का। साथियों इसकी मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। आप लिख सकते हैं कि भाई जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी में, तो काबुल में 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। साथियों 1679 ईस्वी में आप लिख सकते हैं कि भाई 1679 ईस्वी के अंतर्गत अजीत सिंह का जन्म होता है। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई अजीत जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो साथियों रानी जो कि जसमादे थी साथियों, उनका एक तरीके से गर्भकाल चल रहा था। तो साथियों एक तरीके से हाड़ी रानी जसवंत देव, साथियों माफी जसवादे नहीं, हाड़ी रानी जसवंत देव, तो साथियों जसवंत देव के गर्भ में जन्म ले रहे थे हमारे अजीत सिंह। तो साथियों इनकी मृत्यु के 1 साल पश्चात में अगले जो पुत्र होता है साथियों, उत्तराधिकारी होता है, उसका जन्म होता है। तो साथियों इसी उत्तराधिकारी को औरंगजेब एक तरीके से किडनैप करते हुए या फिर एक तरीके से अपहरण करके दिल्ली ले जाता है। साथियों सारी जानकारी हम आगे कवर करेंगे, परंतु साथियों आगे ना बढ़ पाए, यानी कि अगली पीढ़ी में ना उतरने से पहले हम बात करेंगे इन्हीं के भाई, यानी कि साथियों जसवंत सिंह के बड़े भाई साथियों कौन हैं। तो साथियों बड़े भाई हैं अमर सिंह राठौड़, जिसको साथियों गज सिंह के द्वारा अपनी रानी अनारा बेगम के कहने पर या फिर अनारा बेगम के प्रभाव में आकर उन्हें मारवाड़ क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। साथियों क्षेत्र तो वही है, यानी कि मारवाड़ की जो मुख्य धारा थी, जो साथियों शासकों की या फिर उत्तराधिकारियों के क्रम की, उससे अलग करके बाहर निकाल दिया था। तो साथियों हम जानकारी प्रदान करेंगे आपको मारवाड़ के जो अमर सिंह राठौड़ के बारे में, यानी कि साथियों नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ के बारे में। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अमर सिंह राठौड़ यह कौन है, तो साथियों गज सिंह का द्वितीय पुत्र है। साथियों गज सिंह का सेकंड पुत्र हैं हमारे अमर सिंह राठौड़। साथियों इन्हें कौन सा परगना दिया गया था या फिर किस राज्य का शासक नियुक्त किया गया था, तो मैंने आपको बताया है कि भाई यह मारवाड़ के शासक बने थे या फिर इन्हें मारवाड़ का परगना दिया गया था। साथियों जानकारी मैं लिख रहा हूँ वापस से आपके लिए कि भाई जसवंत सिंह का तो पुत्र है तथा अपने माफ कीजिए गज सिंह का तो पुत्र है और जसवंत सिंह का यह बड़ा भाई है। साथियों जानकारियां यहाँ पर बनती हैं कि भाई यह एक तरीके से वीर योद्धा हुआ करते थे और बहुत ही साथियों वीर होने के कारण यह गुस्सेल स्वभाव के भी थे। तो साथियों देखिए इन्होंने एक तरीके से अपनी कटार के दम पर बहुत सारे युद्ध लड़े थे, बहुत सारी हत्याएं करी थी। तो साथियों इसीलिए इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है। तो साथियों वो जानकारी हम आगे लिखेंगे। देखिए कटार का स्वामी, कटार का धनी साथियों, धनी हो या फिर स्वामी एक ही बात होती है। तो अगर एग्जाम में कई बार बनता साथियों कि भाई कटार का स्वामी किसे कहा गया, तो हमारे नागौर के शासक साथियों अमर सिंह राठौड़ को कटार का स्वामी कहा गया है। साथियों जानकारी यहाँ आगे बनती है भाई कटार का स्वामी क्यों कहा जाता है, तो देखिए मैं बताता हूँ। एक साथियों वाकया होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों एक तरीके से एक समय की बात है जब शाहजहाँ का दरबार दिल्ली में लग रहा था। तो साथियों आपको देखने को मिलता है कि भाई अपने अमर सिंह राठौड़ साथियों हैं जो कि शाहजहाँ के अधीन रहते थे, यानी कि इन्होंने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो साथियों यह पहुंचते हैं एक तरीके से शाहजहाँ के दरबार दिल्ली में। तो देखिए साथियों दिल्ली के अंदर होता क्या है, तो दिल्ली में दरबार में एक साथी व्यक्ति होता है मीर बख्शी सलावत खां। साथियों मीर बख्शी सलावत खां के मध्य में और अमर सिंह राठौड़ के मध्य में किसी बात को लेकर विवाद होता है, किसी बात को लेकर मतभेद होता है। तो साथियों इसी बात से नाराज होते हुए, यानी कि उस मतभेद से प्रभावित होकर अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार निकाली और साथियों भरे दरबार के अंतर्गत मीर बख्शी खां को मार डाला, यानी कि भी मीर बख्शी खां की हत्या कर दी, यानी कि साथियों मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी थी। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए आप कह सकते हैं कि भाई ये कटार का धनी था और यह आन आओ साथियों न ताव देखता था और किसी भी पल में किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। तो साथियों इसीलिए इन्हें कटार का धनी कहा गया है। साथियों जानकारी हमारे लिए बनती है एक अगले युद्ध के बारे में। तो देखिए साथियों एक युद्ध होता है मतीरे की राड़, जो कि साथियों इतिहास का बहुत ही प्रमुख है और राजस्थान के एग्जाम्स में साथियों यह बहुत ही पॉपुलर है। तो साथियों मतीरे की राड़ नाम का एक प्रमुख युद्ध है जो कि हमारे को कई बार देखने को मिलता है। तो देखिए साथियों 1644 ईस्वी की बात है। यूँ माना गया साथियों एक तरीके से यह नागौर का राज्य है और इसी के पास में साथियों एक होता है बीकानेर राज्य। साथियों बीकानेर में शासक कौन था, तो बीकानेर में शासक है कर्ण सिंह। साथियों KS मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, तो कर्ण सिंह बीकानेर का शासक है। और साथियों नागौर में कौन है, तो नागौर में है AS। साथियों कर्ण सिंह और अमर सिंह दोनों ही साथियों राठौड़ वंश के शासक थे। साथियों देखिए यह बीकानेर शाखा का है और यह मारवाड़ शाखा का है। तो साथियों जानकारियाँ हमारे लिए बनती हैं कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से
अमर सिंह के राज्य में एक मतीरे की साथियों बेल थी। तो साथियों मतीरे की बेल लगती है और उसका मतीरा लगता है साथियों एक तरीके से बीकानेर राज्य में। तो साथियों बेल की जड़ तो कहाँ लगी हुई है, नागौर क्षेत्र में, नागौर राज्य में। और साथियों उसका फल कहाँ पर लग रहा है, यानी कि साथियों वह बेल फैलते हुए पहुंच गई है बीकानेर राज्य में। साथियों बहुत ही सीमा के ऊपर लगी हुई थी, परंतु साथियों जब सैनिकों को पता चलता है कि भाई यहाँ पर मतीरा लगा हुआ है, साथियों दोनों राज्य के सैनिक एक तरीके से इस मतीरे को पाने के लिए मतलब झगड़ा करते हैं। तो साथियों एक बात यह बात पहुंचती है शासकों के पास में। तो साथियों अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों ही इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और वह सोचते हैं कि भाई यह मेरे राज्य में थी या फिर मेरे राज्य में लगी थी या फिर इसका फल मेरे राज्य में लगा था। तो साथियों दोनों ही शासक इसके ऊपर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। तो साथियों देखिए आपको जानकारी मिलकर बहुत हैरानी होगी कि भाई ये मतीरे के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। साथियों यह विवाद था सीमा का विवाद, मुख्य रूप से यह विवाद सीमा का विवाद था। दोनों राज्यों की सीमाओं के मध्य में उससे पहले से भी साथियों विवाद चल रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए साथियों इन्होंने एक मौका समझा और अपने युद्ध को छेड़ दिया। तो साथियों इस युद्ध में होता है अमर सिंह की विजय। साथियों देखिए कटार का धनी अमर सिंह इस युद्ध में भी विजय प्राप्त कर लेता है और इसमें पराजय मिलती है कर्ण सिंह राठौड़ को, साथियों जो कि बीकानेर का शासक हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि भाई मतीरे की राड़ या फिर मतीरे का युद्ध कहाँ पर और किस किस के मध्य में हुआ था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मतीरे का युद्ध हुआ था अपने बीकानेर और नागौर राज्यों के मध्य। शासक साथियों कौन थे, तो नागौर के थे अमर सिंह और बीकानेर के थे कर्ण सिंह। साथियों कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि 1644 ईस्वी में अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य में मतीरे का युद्ध हुआ था या फिर मतीरे की राड़ हुई थी। साथियों जानकारियां हमारे लिए आगे और भी बनती हैं कि वह अमर सिंह की हत्या उसके साले सुरजन हाड़ा के द्वारा कर दी गई थी। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई देखिए एक तरीके से सुरजन हाड़ा जो कि साथियों इसका साला है, किसका साला साथियों, अमर सिंह का साला है। तो उसने इसकी हत्या कर दी थी एक बार धोखे से। साथियों हत्या के पश्चात में वहीं पर इनकी यानी कि साथियों बीकानेर क्षेत्र में ही इनकी छतरी बनाई जाती है। तो साथियों छतरी कहाँ पर बनी है, तो 16 खंभों की छतरी साथियों जो कि हमारे नागौर क्षेत्र में बनी हुई है। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो कि साथियों एग्जाम्स में कई बार वीर अमर सिंह राठौड़ के नाम से भी जानी जाती है। तो साथियों वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो साथियों यह बनी हुई है हमारे नागौर क्षेत्र में। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपने अपने सभी साथियों में शेयर कर दिया होगा हमारी इस क्लास को एक बार लाइक भी कर दिया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को अगर ना भी किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथियों में। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, क्योंकि साथियों हमने जिस प्रकार से यहाँ पर जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं, जानकारियों को समझा है, जानकारियों को जाना है साथियों बहुत ही बेहतरीन है। और मैं पूरे दम से पूरे जोश के साथ में आप सभी के लिए साथियों हर दिन यानी कि हर अगले दिन एक नया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ साथियों, और बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने उसे परोसने की या फिर आपके सामने पेश करने की कोशिश भी करता हूँ। तो साथियों जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी मेहनत कर रहे होंगे मुझे आशा है। और साथियों इन दोनों की मेहनत यानी कि आपकी और मेरी मेहनत का एक तरीके से सार्थक परिणाम भी आने वाले दिनों में आपको और हमें दोनों को ही देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ साथियों आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो। और देखिए साथियों हम बात करेंगे अब देखिए इसके पश्चात में, यानी जसवंत सिंह की मृत्यु का साथियों कब होती है, तो मैंने आपको बताया था 1678 ईस्वी में होती है। अब साथियों 1678 के पश्चात में साथियों जब अगला साल आता है यानी कि 79 माफ कीजिएगा, तो साथियों 79 के अंतर्गत अजीत सिंह का जन्म होता है। साथियों कौन जन्म देता है, तो यानी कि जसवंत देव, वो साथियों जो इनकी रानी होती है जसवंत देव, वह एक तरीके से अपने गर्भ से अजीत सिंह का जन्म देती है। साथियों जन्म के पश्चात में ऐसी घटना घटती है जो कि मारवाड़ के इतिहास में बहुत ही खतरनाक घटना होती है, पूरे मारवाड़ के इतिहास को बदल देने के लिए साथियों बहुत ही वह काफ़ी होती है। तो साथियों हम जानकारी लेंगे उस घटना के बारे में और पश्चात में साथियों बात करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जो कि साथियों एक तरीके से स्वामी भक्त हैं मारवाड़ के या फिर मारवाड़ के शासकों के साथियों वो स्वामी भक्त भी आप उसे कह सकते हैं। तो साथियों नोट कीजिएगा, मिलते हैं आगे की क्लास में आगे की जानकारियों के साथ में। आइए साथियों और आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे लिए जो अन्य जानकारियां बनती हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से और साथियों इस वंश की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट यानी कि इससे पहले डिस्कस किया था अभी कि भाई जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। और साथियों उसके पश्चात में उसकी रानी जसवंत देव ने साथियों एक पुत्र को जन्म दिया। साथियों पुत्र को जन्म देता है यानी कि एक साल पश्चात में भी 78 से 79 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि 79 ईस्वी में 1679 के अंतर्गत जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म होता है। साथियों जन्म कौन देता है तो जानकारियां हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए साथियों 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात में 79 में यानी कि
1979 ईस्वी में रानी जसवंत दे ने अजीत सिंह को जन्म दिया। अब देखिए साथियों, जसवंत सिंह के पुत्र का जन्म हो चुका है। और साथियों वीर दुर्गादास राठौड़, मैं आपको बताऊंगा भाई ये कौन है। तो साथियों जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह से वादा किया था कि भाई मैं आपके पुत्र को ही अगला शासक बनाऊंगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई पुत्र का जन्म होता है और सभी राजपूत तथा वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए मांग करी साथियों, परंतु औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया या फिर वह ऐसा नहीं चाहता था। साथियों देखिए वह चाहता था कि भाई एक तरीके से ये पुत्र 1 साल का ही हुआ है, क्योंकि साथियों 1 साल पहले पिता की मृत्यु हुई है, अगले साल पुत्र का जन्म हुआ है और साथियों अगले साल ही यानी कि कुछ ही समय पश्चात में, कुछ ही महीनों पश्चात में साथियों एक तरीके से दुर्गादास राठौड़ और अन्य राजपूत जो कि अजीत सिंह को अपना शासक बनाना चाहते हैं। तो साथियों औरंगजेब एक तरीके से देखता है कि भाई पुत्र तो छोटा है और वह तो कुछ कहेगा नहीं और मैं इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता हूं, यानी कि वह इसे खालसा भूमि घोषित कर लेता है। तो साथियों वो देख सकते हैं कि भाई खालसा भूमि का मतलब होता है कि भाई केंद्र के अधिकार में रहने वाली भूमि। तो साथियों वो चाहता है कि भाई पूरे जोधपुर क्षेत्र को, पूरे मारवाड़ क्षेत्र को मैं खालसा भूमि घोषित कर दूं और मेरे छोटे छोटे शासक वहां पर स्थापित कर दूं जो कि मेरे अधीन रहकर कार्य करते रहेंगे। तो साथियों जानकारियां हमारे लिए कवर हैं कि भाई एक तरीके से औरंगजेब ऐसा नहीं चाह रहा है। अब देखिए साथियों औरंगजेब इस घटना के पश्चात में यानी कि इस मांग के पश्चात में क्या कदम उठाता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब ने जसवंत सिंह का, माफ कीजिएगा अजीत सिंह का लिखूंगा मैं यहाँ पर, औरंगजेब ने अजीत सिंह का अपहरण कर संपूर्ण मारवाड़ पर मुगल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई संपूर्ण मारवाड़ में मुगल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और अजीत सिंह का इसने अपहरण कर लिया है। साथियों अपहरण करने के पश्चात में यह ले जाता है दिल्ली में, यानी कि अपने दरबार दिल्ली में ले जाकर इनको पालन पोषण करता है। यानी कि साथियों इनकी माताओं से, इनकी रानियों से और वीर दुर्गादास राठौड़ से और अन्य राजपूतों से इसने इसे पृथक कर दिया है। साथियों जानकारियां हमारे लिए और भी आगे बनेगी और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनती हैं। देखिए साथियों पश्चात में जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र सिंह को, देखिए साथियों यानी कि अजीत सिंह को तो दिल्ली ले जा चुका है और साथियों पश्चात में, कुछ समय पश्चात में इंद्र सिंह का भतीजा, माफ कीजिए जसवंत सिंह का भतीजा साथियों कौन, अपने जसवंत सिंह के बड़े छोटे भाई यानी कि बड़े भाई का पुत्र साथियों जो कि नागौर के शासक थे साथियों, उनको जो कि मतीरे की राड़ भी लड़ते हैं साथियों, उनके अमर सिंह राठौड़ के पुत्र को यानी कि इंद्र सिंह को यह 36 लाख रुपए की रिश्वत लेकर, इंद्र सिंह से 36 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसे मारवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है। तो साथियों जानकारी मिल चुकी है भाई अजीत सिंह को तो दिल्ली ले जा चुका है और पीछे से साथियों यह इंद्र सिंह जो कि साथियों इन्हीं के चाचा का लड़का है, उसे एक तरीके से मारवाड़ का शासक नियुक्त करता है। साथियों नियुक्ति के लिए उसने एक तरीके से इंद्र सिंह से 36 लाख रुपए की रिश्वत ली है। साथियों आगे की घटनाक्रम की हम जानकारी लेंगे अजीत सिंह के बारे में जब डिस्कस करेंगे उस समय। साथियों अभी आप नोट कीजिए, डिस्कस कीजिए वीर राठौड़ दुर्गादास के बारे में। तो देखिए साथियों वीर दुर्गादास राठौड़ एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस वंश का, या फिर साथियों इस वंश का तो नहीं है, यह इस वंश के अंतर्गत या फिर इस राज्य के अंतर्गत अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। साथियों बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। तो देखिए साथियों यह कौन है, इनका परिचय मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है। साथियों मैं कोशिश करता हूँ आपको संक्षिप्त रूप में पूरी जानकारियां जो कि साथियों इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के नजरिए से, उन्हें आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज साथियों आप भी इसी वे के अंतर्गत इसे नोट किया कीजिए और साथियों हमारी क्लासों को रिवाइज करते हुए भी आप अपने नोट्स को या फिर अपनी याद को, अपनी मेमोरी को वापस से जिंदा कर सकते हैं, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई उन्हें वापस से पुरानी चीजों को याद कर सकते हैं। साथियों देखिए जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण का पुत्र, साथियों जसवंत सिंह का मंत्री हुआ करता था या फिर सामंत हुआ करता था आस्करण, उसका पुत्र है वीर दुर्गादास राठौड़। तो साथियों जानकारियां कवर हैं कि भाई कौन है, तो ये जसवंत सिंह के मंत्री वीर दुर्गादास राठौड़ का, माफ कीजिए जसवंत सिंह के पुत्र मंत्री आस्करण का यह पुत्र है। साथियों जन्म कब होता है, तो जन्म होता है 1638 ईस्वी में, यानी कि साथियों वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है 1638 ईस्वी में जोधपुर क्षेत्र में। साथियों देखिए दुर्गादास राठौड़ को बहुत सारे उपनामों के द्वारा भी जाना जाता है। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कर्नल टाड़ ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसीज, देखिए राठौड़ों का यूलिसीज और राजपुताने का गैरीबेल्डी। देखिए साथियों दो इंपॉर्टेंट नाम दिए थे कर्नल टाड़ ने, राठौड़ों का यूलिसीज और
राजपूताने का गैरिबल्डी कहा था। साथियों एग्जाम्स में कई बार बने हुए हैं कि भाई यह नाम किसके द्वारा किसे प्रदान किए गए थे। तो साथियों कर्नल टाड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को यह नाम दिए थे। साथियों इसके अलावा भी दुर्गादास राठौड़ को बहुत सारे नाम या फिर उपनाम प्राप्त थे। तो देखते हैं जानकारियां उनके लिए क्या बनती है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तथा मारवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। साथियों देखिए उदारक तो क्यों कहते हैं कि भाई उदारक के तौर पर इन्हें कहते हैं कि भाई इन्होंने एक तरीके से साथियों अजीत सिंह को वापस से मारवाड़ क्षेत्र में लाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो साथियों इसी चीज को देखते हुए मारवाड़ का उद्धार करने वाला तथा अणबिंदिया मोती का मतलब था साथियों कि भाई माला में बिना बंधा हुआ मोती, तो इन्हें कहा गया है। साथियों अगर ये माला में बिना बंधे हुए ही मारवाड़ का उदाहरक बन सकता है। साथियों अगर ये मुख्य धारा से जुड़े हुए होते या फिर मारवाड़ शाही वंश के सदस्य होते तो साथियों यह क्या करते हमें पता नहीं है, क्योंकि भाई एक तरीके से इन्होंने बाहर रहकर उस वंश में जन्म ना लेकर भी एक तरीके से उसके उद्धार में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो साथियों यह उस वंश में होते तो पता नहीं क्या करते। इसी चीज को देखते हुए साथियों इन्हें अणबिंदिया मोती की संज्ञा प्रदान करी जाती है। साथियों आगे बात होती है कि मुगलों से अजीत सिंह को मुक्त करवाया तथा मेवाड़ मारवाड़ की संधि करी। साथियों ये संधि क्या है तो इसके बारे में हम अगली जब क्लास होगी साथियों, जब अजीत सिंह के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उस समय इस संधि के बारे में वापस से मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। अभी आप फिलहाल के लिए इसे नोट कीजिए। देखिए साथियों मेवाड़ मारवाड़ की संधि करी गई थी इन्हीं के द्वारा और अजीत सिंह को इन्होंने दिल्ली से या फिर अपने औरंगजेब से मुक्त करवाया था। साथियों कहा जाता है कि भाई जब अजीत सिंह शासक बनते हैं यानी कि साथियों 30 साल का लंबा संघर्ष चलता है, उसके पश्चात में अजीत सिंह को गद्दी की प्राप्ति होती है। और साथियों कौन दिलवाता है वह गद्दी, तो वीर दुर्गादास राठौड़। साथियों जब कुछ समय के पश्चात में जब दोनों चीजें शासन कार्य चल रहा था, अजीत सिंह का काल चल रहा था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से साथियों सारी चीजें अंजाम दी जा रही थी, एक तरीके से शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। परंतु फिर कुछ समय पश्चात में किसी के बहकावे पर आकर अजीत सिंह ने यानी कि साथियों अजीत सिंह ने मारवाड़ के उदारक साथियों कौन, तो वीर दुर्गादास राठौड़ को किसी कारणवश अपना देश निकाला दे दिया। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई अजीत सिंह ने इन्हें देश निकाला दे दिया तथा इन्होंने मेवाड़ में जाकर शरण ली। तो साथियों इनके बारे में हम कवर कर चुके हैं कि भाई इन्हें किसके द्वारा देश निकाला दिया गया, तो हमारे अजीत सिंह के द्वारा इन्हें देश निकाला दिया गया था। और साथियों देश निकालने के पश्चात में जाते ही हैं मेवाड़ क्षेत्र में। देखिए साथियों मेवाड़ में यह एक तरीके से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, परंतु साथियों उन भूमिकाओं को भी हम कवर करेंगे अजीत सिंह के बारे में जब डिस्कस कर रहे होंगे। साथियों इससे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अजीत सिंह के बारे में। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये देश निकाले का भी शिकार हुए थे और गलत भावनाओं के साथ शिकार होने के कारण साथियों कौन हुआ था गलत भावनाओं का शिकार, तो हमारे अजीत सिंह गलत भावनाओं का शिकार हुए थे। किसी के बहकावे में आकर इन्होंने साथियों मारवाड़ के उद्धारक को ही देश से निकाल दिया था। साथियों जानकारियां मिलती है कि भाई इस चीज से इस घटना से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे और यह पहुंचे थे मेवाड़ क्षेत्र में। साथियों मेवाड़ में भी इनका मन नहीं लगा और साथियों यह आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने लगे। साथियों यह मेवाड़ में कुछ समय निवास करने के पश्चात में, कुछ समय विश्राम करने के पश्चात में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई अपना समय व्यतीत करने के पश्चात में यह निकलते हैं उज्जैन के लिए। देखिए साथियों ये उज्जैन जाते हैं और वहां पर शिप्रा नदी के किनारे पर अपना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। साथियों आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के पश्चात में इनके कुछ समय के पश्चात में मृत्यु भी होती है। तो साथियों मृत्यु का टाइम अगर आप लिखना चाहें तो मृत्यु का टाइम हमारे लिए बनता है 1718 ईस्वी का। देखिए साथियों 1718 ईस्वी के अंतर्गत यानी कि आध्यात्मिक जीवन जीते समय उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इसीलिए हमारे को देखने को मिलता है कि भाई दुर्गादास की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। साथियों इनका जन्म हुआ था जोधपुर में 1638 में और 1718 ईस्वी के अंतर्गत इनकी मृत्यु होती है हमारे उज्जैन क्षेत्र में। तो साथियों इसी प्रकार से हमने आज डिस्कस किया था गज सिंह के उत्तराधिकारियों जसवंत सिंह, अमर सिंह, और साथियों अब उसके पश्चात में हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा घटनाक्रम। और साथियों पश्चात में हमने अंतिम चीज में बात करी थी वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। साथियों कौन है, तो यह जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण का पुत्र है। साथियों बहुत ही वीर व्यक्ति है। इसका एक मुख्य भूमिका मारवाड़ के उद्धार में यह रही थी या फिर इन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारियां बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों को इस क्लास को लाइक करने के लिए बोलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों बेल आइकन के द्वारा आपको मिल ही जाएगी। तो आप प्लीज़ उसे भी दबा लीजिए। साथियों देखिए मेरा लक्ष्य है कि मैं आज के इस समय के अंतर्गत साथियों यूट्यूब पर आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे जो कि राजस्थान के इतिहास या फिर हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ाते होंगे।
परंतु साथियों मैं आप सभी के सामने एक नई कड़ी से, एक नए तरीके से इस इतिहास की भूमिका पेश करना चाहता हूं कि भाई इस इतिहास में किस प्रकार से कौन सी घटनाएं हुई थी और जो कि साथियों हमारे एग्जाम के नजरिए से या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से साथियों इंपॉर्टेंट बनती हैं। हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथियों, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथियों आप हमारे कंटेंट के बारे में एक चीज़ नोट करते होंगे कि आप कहीं भी जाकर हमारे कंटेंट को मैच करवा लीजिए। साथियों आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट प्राप्त होगा जो कि साथियों आरबीएसई या फिर एनसीईआरटी के द्वारा सर्टिफाइड किताबों से ही मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। साथियों उसके पश्चात में मैं उस पर खुद भी स्टडी करता हूँ और फिर आपके सामने यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो साथियों सारी जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही बेनिफिटेबल हैं और बहुत ही ऑथेंटिक हैं। तो आप इस पर कोई भी संदेह ना व्यक्त कीजिए और अपने नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़िए। साथियों ये क्लास है आप सभी के लिए राजस्थान पटवारी भर्ती, राजस्थान रीट भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती और साथियों अगर आप आने वाले समय में राजस्थान RAS भर्ती की भी तैयारी करेंगे तो आप सभी के लिए साथियों अगर इतिहास की सिलेबस में, अगर इतिहास उसमें सिलेबस में होगा तो आपके लिए क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो प्लीज़ साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।